ये दूसरा हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम 17 तारीख को होने वाला है। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये टीजीटी 2016 के लिए है। ठीक है, जो 2016 का प्रश्न पत्र था टीजीटी का, उससे लिया गया है, क्योंकि आपको टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड से जितने भी प्रश्न पत्र बने हैं जो अभी तक आए हैं, उम्मीद है कि 60 नंबर में से आपको 50 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे। तो कहीं अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आप ये प्रैक्टिस सेट पढ़ लो, समझ लो, रट्टा मार लो, ध्यान से देख लो, ऑप्शंस, स्टेटमेंट्स, हर एक चीज़ निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कारक के रूप में आक्रमण किया? फिर से क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने, यानी कि हमारे पास 4 ऑप्शन है, मदन लाल ढींगरा, हृदयलाल, ऊधम सिंह और रोशन सिंह। मदन लाल ढींगरा, हृदयलाल, ऊधम सिंह और रोशन सिंह। तो 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया, यानी कि 1957 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उस वो क्रांति का जो फल है वो बीज कहाँ से पड़ा? वैसे तो मेरठपुर छावनी से शुरुआत हुई थी, लेकिन उससे भी पहले 1909 में बीज पड़ गया था। ठीक है, तो 1909 के जो बीज पड़ा था, तो कौन था पहला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा। इंडिया हाउस के सदस्य थे मदन लाल ढींगरा। किसके सदस्य थे ये? इंडिया हाउस मेंबर थे, हाउस के मेंबर थे ये। 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जन वायली पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, इन्होंने हत्या कब की थी? इन्होंने कर्जन वायली गोली मार दी थी, मदनलाल ढींगरा ने। फलस्वरूप मदनलाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया। इस हत्याकांड के बाद सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत, ठीक है, इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य बीडी सावरकर, हृदय दयाल और मदनलाल ढींगरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की रियायत दी गई? 1916 की बात की जा रही है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से, ठीक है, यानी कि सभी के लिए जो चुनाव होते थे वो उनको लिए पृथक, हर एक, जैसे कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, इस तरह से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी गई थी। कहाँ रियायत दी गई थी? ठीक है, कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद या लाहौर। तो उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर आपको पता होगा। ठीक है, तो लखनऊ समझौता, इसका भी आंसर लखनऊ है। लखनऊ समझौता 1916 हुआ था। ठीक है, एक समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौता कब आया था? 1916 में। ठीक है, अब इस समझौते में क्या था के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से स्वीकार कर ली थी, जो कालांतर में एक बड़ी भूल सिद्ध हुई, वो अलग बात है। इसमें मांग क्या थी? मांग एक्सेप्ट हुई। ठीक है, वो मांग थी क्या? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग औपचारिक रूप से एक्सेप्ट कर ली गई थी। लखनऊ समझौते के अंतर्गत तैयार 19
सूत्रीय ज्ञापन पत्र ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब सुशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों तथा गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने तथा इनमें अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधि देने की मांग की गई थी। ठीक है, इसमें कितनी मांगे थी? 19 सूत्री मांगे, 19 सूत्रीय मांगे आई थी। ठीक है, जिसमें इन मांगों में एक बात और क्या था कि जो निर्वाचित सदस्य थे उनके प्रतिनिधियों की मांग थी और विधान परिषद का विस्तार था। ठीक है, विधान परिषद का विस्तार ठीक है, तो ये थी। तो कहने का मतलब इतना है कि देखो आप अच्छा खासा एग्जाम देंगे, एलटी ग्रेड कोई हलवा नहीं है, अच्छा खासा एग्जाम है जो कि यूपीएससी तैयार करेगा तो क्वेश्चंस को इस तरह से बनाएगा जिससे कि आंसर तो बहुत आसान होगा लेकिन उस प्रश्न को समझना बहुत टेढ़ी चीज हो जाएगी। और जिसने उस प्रश्न को समझ लिया वो निकल जाएगा, क्योंकि ये मान के चलो आपको सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, आपसे घुमा के पूछा जाएगा। लेकिन कहते ना कि कान चाहे राइट हैंड से पकड़ो चाहे लेफ्ट हैंड से पकड़ तो कान ही रहे हो ना, सेम वही हाल रहेगा। चीजें घुमा के पूछी जाएंगी लेकिन रिलेट करके चलोगे ना। जैसे 1916 को लखनऊ से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। सही क्रम व्यवस्थित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में चुनिए, मतलब कि एक क्रम है उस क्रम को चुनना है। हमारे पास ऑप्शन नीचे दिए गए ABCD में। ठीक है, तो पहले कौन से आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन। देखो पार्लियामेंट्री सुधार आपको तो पता ही है 1909 में आया। ठीक है क्लियर है ना। कुछ चीजें होती हैं। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद के पास एक विधेयक आया। कब आया? 1919 को। रोलेट एक्ट कब आया? 1919 को। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात की जाए तो 1931। गांधी इरविन समझौता हुआ था ना 1931 वाला। इल्बर्ट बिल के बारे में बात की जाए तो इल्बर्ट बिल आया था 1883। ठीक है, तो इससे आपका क्रम तैयार हो जाएगा। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं याद रख सकते हो तो कुछ चीज़ें आप याद रख लो। देखो इल्बर्ट बिल का जो है टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि महीना और दिन आप नहीं याद कर पाओगे, लेकिन जो आप आसानी से याद कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। रोलेट एक्ट का 17 मार्च, रोलेट एक्ट कब आया था? 17 मार्च। तो आप इसको याद कर सकते हो। माली मिंटो सुधार 1919 को आया था, ये आपको पता, सॉरी 1909 को आया तो ये आपको पता है। लेकिन अब पूरा देख लिया जाए तो, और एक ये भी याद रख सकते हो, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट कब आया था? 5 मार्च। ठीक है, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट। तो देखो, तो पहले चौथा देखेंगे, उसके बाद तीसरा, उसके बाद पहला, उसके बाद दूसरा। देखो कौन सा सही हो जाएगा। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। देखो आप बहुत सारी चीज़ें, आप अगर आपने तैयारी शुरू की है या आप तैयारी शुरू करते हैं पहले से, आप चल रही है अच्छी बात। लेकिन अगर आपने तैयारी नई नहीं शुरू की है तो ये प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए, पूरा विस्तार मिलेगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट देखो, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, वो उर्दू कवि थे। तो अड़ा आसफ अली, मोहम्मद इकबाल खान, अब्दुल गफ्फार खान या फैज अहमद फैज। इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। ठीक है,
तो जो दूसरे और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, अब दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? वैसे तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन देखो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, बात यहाँ पर हो रही है दूसरे और तीसरे की, तो दूसरे तीसरे की ही देख लेते हैं। 1931, ठीक है, और तीसरा 1932 और पहला 1931। लगभग इसी तरह से हुआ होगा। बाकी ये दोनों क्लियर है। ओके, अब कौन सा उर्दू कवि हैं? ठीक है, तो ऑफ कोर्स इनमें से ही कोई एक होंगे, मुस्लिम होने चाहिए। तो इसके लिए मोहम्मद इकबाल, इनका नाम प्रमुख है, जो दोनों में ही सम्मिलित प्रतिनिधि थे। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों में ही भाग लिया था, तो B.R. अम्बेडकर हैं। ठीक है, उन्होंने तीनों में ही भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? यानी कि एक उपकरण है, वो उपकरण देखो, मोस्टेरियन, अचल्यून, ओल्डोवान, ब्रोसियन। इनमें से कौन सा उपकरण प्राचीन भारत के उपकरण नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं जुड़ा है? तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये ब्रोशियन नहीं, ये ग्रोशियन है। इसको हटा के सही से लिखो, ग्रोशियन, ग्रोशियन, और इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ग्रोशियन। ग्रोशियन प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियम को एक उपकरण के अंतर्गत रखा जाता है, मोस्टेरियन। ठीक है, अचलिन और ओल्डुबाम भी एक उपकरण ही है, जबकि ग्रोशियन कोई उपकरण नहीं है। क्लियर? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट बनता है, टफ है, आपने तो कभी नाम सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ना ही एनसीईआरटी में मिल सकता है, बट स्पेक्ट्रम में आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद संहिता की हाफ 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करते हैं, रुद्र को, मारुत, अश्व या इंद्र। यानी कि 4 ऋचाएं, यानी कि टोटल ऋचाओं में से एक भाग किसको जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। ठीक है, इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है ऋग्वेद में। कितनी बार हुआ है? 250 बार, अर्थात 1/4 अकेले सिर्फ इंद्र का ही उल्लेख मिलता है। इंद्र को पुरंदर के नाम से जानते हैं। किले, पुरंदर का अर्थ होता है किले को तोड़ने वाला, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा ईसा मसीह के पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना नहीं है? ठीक है, देखो, जो 6, 5 या जो भी एग्जाम चल रहे हैं अभी, उनमें जब जीएस का जो पोर्शन था, उनमें या जो भी पोर्शन थे, उनमें से ये नहीं 4 ऑप्शन रखे जाते थे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो सही नहीं हो वो चूज करना था। मतलब जैसे कि मान के चलो, 4 में से 3 सही होते थे और एक सही नहीं होता था, उसको चूज करना है। जबकि नॉर्मल से जो क्वेश्चन होते, नॉर्मल जो पेपर होते थे और एग्जाम्स के, उनमें से 3 गलत होते थे, एक चूज करना था। इनमें से 3 सही होते हैं और एक गलत होता है, उस एक गलत को चूज करना होता है, इसलिए थोड़ा सा टफ बन जाएगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की घटना कौन सी नहीं है जो ईसा पूर्व के पहले की, ईसा मसीह के पहले की है? इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीति, या खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख। तो बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ईसा पूर्व
ईसा पूर्व मतलब 0 डिग्री से जो जो ईसा मसीह का जन्म था उससे पहले की घटना नहीं है। चतुर्थ बौद्ध संगीति उससे पहले की घटना नहीं बल्कि उसके बाद की घटना है। ठीक है। कनिष्क का शासन काल 78 ईस्वी लगभग माना जाता है। एक कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। इसके इसी काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना के बारे में बात की जाए तो ये 183 ईसा पूर्व थी। ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख के बारे में बात की जाए तो ये ईसा मसीह के प्रथम सदी में थी। ठीक है। फर्स्ट बीसी। विक्रम संवत के बारे में बात की जाए तो ये 57 बीसी। ठीक है। बिफोर क्राइस्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीति। ठीक है। कब हुई थी? 78 ईसा मसीह या 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना में पंडित है राजगिर, बल्लभी, उज्जैन या सांची। जो श्वेतांबर और दिगंबर दो चीजें थी ना, तो बताइए जैन धर्म का एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, बल्लभी, उज्जैन या सांची, कहाँ पर हुई थी? देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? राजगृह, बल्लभी, उज्जैन या सांची, इनमें से कोई नहीं। ये चार के चारों ऑप्शन गलत हैं। ठीक है। जबकि इसका विस्तार सुन लो। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ बीसी में क्या हुआ था? प्रथम जैन सभा, फर्स्ट जैन सभा का आयोजन की गई। जैन सभा। ठीक है। कहाँ आयोजित की गई? मगध में। ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब सभा का कोई सभापति होगा, अध्यक्ष होगा। ठीक है। तो इसके जो अध्यक्ष था वो था स्थूलभद्र। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। क्लियर? इसी समय जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हो गया था। यानी प्रथम सभा में ही जो था जैन धर्म टूट गया। जैन धर्म डिवाइड हो गया, एक श्वेतांबर में, दूसरा दिगंबर में। ठीक है। श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। ठीक है। इसका उत्तर पाटलिपुत्र होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो डिवाइडेशन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर ये जो दोनों बने थे ये पाटलिपुत्र बने थे, ना कि यहाँ पर। और पूछी गई स्थापना, तो स्थापना कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने करारोपण के बारे में बात की। अब करारोपण के बारे में बात की, कौन सा शिलालेख था? भाभू, निगाली सागर स्तंभ, रोमन देवी या बारावारा गुफा शिलालेख? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रोमन देवी स्तंभ शिलालेख। देखो यहाँ पर उन्होंने टैक्स के बारे में बात की थी। यह शिलालेख नेपाल के तराई में स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? नेपाल के तराई में। नेपाल में स्थित है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था और उसने यहाँ धार्मिक कर, ठीक है, उस धार्मिक कर का नाम क्या था? इसका नाम था बलि। ठीक है। उसको हटा दिया था, माफ कर दिया था। ठीक है। और जो भूमि कर था
उसको 1/8 कर दिया था। ठीक है। बलि को बलि टैक्स खत्म किया और भूमि कर 1/8 किया। या आपसे पूछा जाए कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध, सॉरी, अशोक अशोक 20 वर्ष बाद नेपाल गए थे? तो रोमन देवी स्तंभ शिलालेख से ये बात प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सीलोन, जो आज का श्रीलंका है ना, उसी को उस टाइम सीलोन बोला जाता था, सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी गई? ठीक है, तो बताइए किसने दी थी? ठीक है, सीलोन के राजा, सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी। तो इस ये थे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त, उसकी विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। इसी को क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन, आपसे ये पूछा जाएगा भारत का नेपोलियन ये जो है किसने कहा था? तो किसने कहा था? विंसेंट ने। विंसेंट स्मिथ, ये नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है। समुद्रगुप्त विजेता के साथ कवि, संगीतज्ञ, विद्या का संरक्षक था। उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया। ठीक है, इसको क्या दिखाया गया? सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, औरंगजेब या अकबर या औरंगजेब? उम्मीद है इसका पहले ही आंसर आपको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से भारत आया था, वह किस देश का था? तो वो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ठीक है, और ये अफ्रीकी देश ही मोरक्को है। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। और 1342 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में गया था। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का अपनी पुस्तक में वर्णन किया था। उस पुस्तक का नाम क्या था? रेहला। तो रेहला का संबंध मोहम्मद बिन तुगलक और मोरक्को, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक और इब्न बतूता के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया? अब जहांगीर को किसने प्रभावित किया? लालच में कीमती चीजें देकर 1613 में सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, मुगल बादशाह की पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसेना, या नूरजहां को भारी रिश्वत, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार? ठीक है, अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु जहांगीर को प्रभावित किया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समन्वय, ऐसा नहीं था। अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच समन्वय नहीं था। मुगल बादशाहों की पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए एक गुप्त नौसैनिक सहायता, ये भी नहीं था। नूरजहां को भारी रिश्वत, नहीं। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। देखो, अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच युद्ध हुआ और रिजल्ट यह आया कि पुर्तगाली हार गए थे। ठीक है, और हार के स्वरूप में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश से जोड़ा था। पिता के वंश तैमूर और माता के वंश चंगेज खान।
उम्मीद है कि इसका भी आप लोगों को पहला ही आंसर बिल्कुल क्लियर है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। मावरा उन्नर खां यानी ट्रांस ऑक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो फरगना का जागीर का मालिक था, तथा उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर ने अपने पिता के पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा माता पक्ष की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज स्वीकार किया। इस प्रकार उसमें तुर्कों और मंगोलों दोनों का रक्त का सम्मिश्रण था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान प्राप्त लूट के माल का 1/5 था? खराज, खुम्स, जकात और जजिया। जकात और जजिया तो ये कौन से करते? ये तो धार्मिक करते। ठीक है। अब खराज और खुम्स के बारे में बात की जाए तो युद्ध के दौरान जो माल प्राप्त होगा उस, ठीक है, उस माल का 1/5, ठीक है, ये कर था खुम्स कर। आगे बढ़ते हैं। अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित केंद्रीय प्रशासन के प्रभावी थे। जैसे कि नवरत्न थे अकबर के, वैसे ही अष्टप्रधान थे। तो अष्टप्रधान के केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी कौन थे? मोरोपंतक पंत, त्र्यंबक पिंगले, रामचंद्र नीलकंठ मजुमदार, अन्नाजी दत्तो या दत्ताजी त्र्यंबक बाकनीस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। ठीक है। ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शासन का वास्तविक संचालन 8 मंत्री ही करते थे, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था, जिसका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा सकता है, ये सिर्फ एडवाइजर थे। नेक्स्ट देखते हैं, किस मामले में बी डी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल से आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? ठीक है। आपको उम्मीद है कि इसका भी प्रश्न आपको पहले ही पढ़ चुके हो। नासिक षड्यंत्र केस में बी डी सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप भेज दिया गया था 1911 में। बी डी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मिलन नामक इस संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। आगे बढ़ते हैं। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल की कार्य किया। ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा, असंतुष्ट के रूप में कार्य करके विधायी कार्यों से उत्पन्न बाधा, गांधी के रचनात्मक कार्यों के पक्ष में कांग्रेस के अपरिवर्तनवादियों के से सहयोग, या कांग्रेस के भीतर पार्टी की अलग पहचान बनाए रखना। ठीक है। तो चित्तरंजन दास की जो मृत्यु हो गई थी उसके बाद स्वराज पार्टी के दलों में विभाजन हो गया और प्रतिक्रियावादी दल ने किसका साथ पकड़ा फिर? ठीक है। तो जो प्रतिक्रियावादी दल था उसने ब्रिटिश का साथ पकड़ा और हिंदुओं की रक्षा की। ब्रिटिश सरकार का साथ देकर, साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा की। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की किसने की? धार्मिक शिक्षा प्रबलता से वकालत किसने की? यूनिवर्सिटीज में बाल गंगाधर तिलक ने, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको नोट करने लायक है। सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह कानून, कन्या भ्रूण हत्या निषेध, दास प्रथा का उन्मूलन। तो सती प्रथा का और सती का जो उन्मूलन था वो यहाँ पे लिख लो, सती का उन्मूलन ये आया था 1829 से 30। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात की जाए
विवाह। विधवा पुनर्विवाह के बारे में बात की जाए तो ये 1856 का था। उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या निषेध। कन्या भ्रूण हत्या निषेध। ये था 1804। उसका दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा का उन्मूलन। ये था 1843। इतना तो याद रख ही लेना जितना कि नोट है कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829-30 या सती प्रथा 1830, विधवा पुनर्विवाह 1856, कन्या भ्रूण हत्या निषेध 1804 और दास प्रथा का उन्मूलन 1843। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल में मिले हैं? तो गड्ढे होने के साक्ष्य बुर्ज होम और रंगपुर। ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नवापाषाण कालीन युग का प्रथम प्रसारण उपकरण के टोंस नदी की घाटी सर्वप्रथम 1860 में। ठीक है। सर्वप्रथम 1860 में लेंसिन सुनियर ने प्राप्त किया था। नवपाषाण कालीन स्तर बुजुर्ग होम व गुफकराल जो कश्मीर में है से अनेक गर्तावास यानी गड्ढे मिले हैं। मृदुभांड और हड्डियों के औजार मिले हैं। रंगपुर में भी गड्ढे खोदने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों के मालिक के साथ दफनाया गया था। वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिकता व्याख्या देता है। और जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो इनमें से कौन सा देता है? छंदोग उपनिषद, मुंडोक, सतपनस, शतपथ या ब्रह्मदारण्यक उपनिषद। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पुनर्जन्म का सिद्धांत देखना है तो आपको शतपथ ब्राह्मण पढ़ना पड़ेगा। निष्क क्या है? किस काल में विनिमय के माध्यम से के रूप में प्रयुक्त होता था? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त या संगम काल। तो बताइए निष्क का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो निष्क है वैदिक काल का। वैदिक काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। हिरण्य और सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। निष्क सोने का एक आभूषण था। निष्क जो ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था, उत्तर वैदिक काल में एक मुद्रा के रूप में प्रचलित हुई। अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे। राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य, धार्मिक कार्य या सैन्य कार्य। तो राजुक क्या थे? अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे राजस्व और न्यायिक दोनों ही कार्य। प्रशस्ति का होता है। प्रशस्ति एक अभिलेख है या शिलालेख था? तो बताइए। या एक तावे की तस्करी थी? ये तो नहीं थी। एक धातु की तस्करी पर एक राजसी चार्टर था या राजा की स्तुति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राजा की स्तुति थी प्रशस्ति। ठीक है। राजा के द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख, जिससे कि राजा की महानता का वर्णन हो सके। जैसे प्रयाग प्रशस्ति, यहाँ पर आपको ठीक है जो है वहाँ पे आप पढ़ सकते हो शिलालेख पे। और अशोक के बारे में वर्णन आप देख सकते हो, तारीफ कर सकते हो। कौन सा सही युग नहीं है? एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट ने बनवाई, महाबलीपुरम पल्लवों ने, खजुराहो चंदेल ने, एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल ने। तो कौन सा गलत है? उस गलत को छांटना है। ठीक है। देखो एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल से हैं। ठीक है। पक्का? नहीं, एलिफेंटा गुफाएं मौर्यकाल से नहीं है। तो फिर किससे होंगी? एलियोरा गुफाएं राष्ट्रकूट और महाराष्ट्र मान सकते हो, क्योंकि राष्ट्रकूट महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इसलिए आप मान सकते हो कि एलोरा गुफाएं राष्ट्रकूट और ये सही है। महाबलीपुरम पल्लवों से, खजुराहो चंदेलों से।
ठीक है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जो डी है ना वो गलत है। अब किससे हुआ? तो एलिफेंटा गुहा मौर्य काल से नहीं बल्कि छठवां और 8वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा असद फिर से असद छांटा गया है, कौन सा असद है? सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की, हरिहर बन ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की, बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया। यह सभी सही है, तो इनमें से कौन सा असत्य है? तो बलबन ने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था। ठीक है, पक्का? देखो यार, ऐसा नहीं था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया, इल्तुतमिश ने, ठीक है, इसमें काम करवाया। बाकी बाद जो उसमें बिजली आ गई थी, बिजली पड़ गई थी, तो जो थोड़ा बहुत बचा था वो फिरोज तुगलक ने अपने टाइम करवाया था। कौन था? फिरोज तुगलक। ठीक है, जो उसमें कुछ कमियां रह गई थी वो फिरोज तुगलक ने पूरी की थी, बलबन ने नहीं। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया गया था? तो न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद मुगल शासकों में तो काजी तो है ही, उल हयात या कुजात या काजी फैज उल इस्लाम, इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काजी उल कुजात। ये जैसे कि सीजीआई होते थे वहां पे भी काजी उल कुजात होते थे। महाभारत को फारसी में अनुवाद करवा के रजमनामा किसने लिखा था? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से किसने? रजमनामा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर रजमनामा नाम दिया। अकबर ने फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के काल में अन्य प्रमुख अनुवादित ग्रंथ थे ज्योतिष ग्रंथ, तजक का अनुवाद जहां ए जफर के नाम से हुआ, सिंहासन बत्तीसी के अनुवाद नामा ए खिराज अफजा नाम से हुआ, कथा सरित सागर का अनुवाद बहर अल असमार नाम से हुआ, पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुलेही नाम से हुआ। मुगल बादशाह या मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईशा संबंधित थे? ठीक है, उस्ताद ईशा किससे संबंधित थे बताइए? ताजमहल से संबंधित थे। ठीक है, अब मकरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता थी? अष्टभुजाकार, तो ये किसकी थी? ये थी लोधी वंश से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा निदेश की मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उसके लोकप्रिय आधार विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। निम्नलिखित में से उस आयोग का अध्यक्ष कौन था? एच पी जैकब, सी पियर्सन, जी ई वार्ड या डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ही थे। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर को भेजा था। ठीक है, सतशुद्ध समाज ज्योतिबा फूले हैं इससे संबंधित। कब स्थापना हुई थी? 24 सितंबर 1873 को। 24 सितंबर 1873। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन थे? तो मधुसूदन दत्त, हेनरी विवियन डेरोजियो या कृष्ण मोहन बनर्जी या रामगोपाल घोष? तो बताइए। यंग बंगाल। उम्मीद है इस प्रश्न का राइट आंसर सब लोग देंगे। यंग बंगाल का था हेनरी वियन डेरोजियो। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादाभाई नौरोजी द्वारा घोषित किया गया था। कलकत्ता सत्र में 1888, 1906, 1885 या 1989? तो बताओ। स्वराज दादाभाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन था 1906 में। 1905 में बंगाल अलग कर दिया गया था उड़ीसा से। कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तो लोहा, तांबा, सोना या चांदी? तो सोना, चांदी, तांबा ये तो हटा ही दो।
कौन बचता है? एक मिनट, लोहा भी हटा दो, तो भारत में उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी तांबा, इसलिए इसे कांस्य युग सभ्यता भी बोला जाता है। ताम्र, तांबा, ताम्र युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई थी? ठीक है, खगोलीय वेधशाला किसमें थी? जन्होत्तर, रूपत, दैमावत या धौलागिरी। तो जो खगोलीय प्रयोगशाला है वो कहाँ थी? इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हुदड़ो, रूपत, दैमावत या धौलावीरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों के बीच ब्रह्मवर्त कहलाती है? दो नदियों की भूमि ब्रह्मवर्त कहलाती है। सरयू और दती नदी, सरयू नदी और सहियू नदी, सतुद्री और बिपाशा, गंगा या यमुना। ब्रह्मवर्त, ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मवर्त। सरस्वती नदी और दसरथी नदी दोनों के जो बीच की भूमि को ब्रह्मवर्त कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने किस मुगल बादशाह, मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली किसके टाइम पीरियड में आया था? बताओ। अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली आया था मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में, इसने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1778 में, ठीक है, 1748, सॉरी, 1748 में फर्स्ट टाइम आक्रमण किया था। तब उस टाइम पीरियड में जो राजा था वो मोहम्मद शाह थे, और यहीं पर पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था जिसमें मराठों की हार हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरसा सूरी को नहीं जाना जाता है। नागरिक प्रशासनिक प्रणाली का संगठन पहला रुपया जारी किया जो 20वीं सदी तक जारी रहा। नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने के लिए सभी सिरसा सूरी द्वारा शुरू किए गए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं जाना जाता है? तो नेहरू द्वारा सिंचाई की प्रणाली शुरू करने वाला नहीं जाना जाता, बल्कि जीटी रोड और रुपया स्टार्ट करने वाला, नागरिक प्रशासन प्रणाली का संगठित करने वाला, ये सभी है। कश्मीर में शालीमार और निषाद बाग की नींव रखी थी। जहांगीर, शाहजहां, नूरजहां या अकबर। तो बताइए, शालीमार और निषाद बाग की नींव किसने रखी? तो ये रखी थी जहांगीर ने। निम्नलिखित में से पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसमें हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। 21 अप्रैल 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। 1556 में दिल्ली में खोने वाला हिंदू शासक कौन था? दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था 1556? ठीक है, वो कौन था जो हिंदू शासक था जिसने दिल्ली को खोया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेमू। दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को मुगल सम्राट अकबर व हेमू के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये लड़ाई हुई थी, ये सेकेंड बैटल था पानीपत का, बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है, इसमें अकबर जीत गया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई थी और उसे आगरा में आरामबाग में दफनाया गया था। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को कहाँ ले जाकर दफनाया गया? तो बताइए, इसका भी सही आंसर आपको पता होगा, काबुल है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? देखो, तो उस टाइम पीरियड में जो शीर्ष न्यायालय था वो कौन सा था? वो था प्रिवी काउंसिल। जो शीर्ष न्यायालय उस टाइम पीरियड में प्रिवी काउंसिल था। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, 1774 में। सर एलिया एमपी मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिसमें लेमन, चैम्बर्स, लेमिस्ट्री और हाइट थे।
यह अवलेखी न्यायालय था। इसके विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल में होती थी। इस प्रकार ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। नेक्स्ट देखो, अकबर द्वितीय की ओर से पैरवी करने के लिए बादशाह के राजदूत के रूप में इंग्लैंड कौन गए थे? अब अकबर द्वितीय के रूप में पैरवी मतलब वही वाले बात है कि ये चाहते थे कि जो फंड आ रहा है, जो सैलरी आ रही है, उस सैलरी को बढ़ाया जाए। तो उसके रूप में इंग्लैंड भेजा गया था अजीमुल्ला खान को, राजा राममोहन राय, तेजेंद्र या राधा कांत। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राजा राममोहन राय को। सालाम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम शासक था। उसने अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए दूत के रूप में राजा राममोहन राय को भेजा था और उन्हें राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष ये नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ से थी, लेकिन कौन थी? ये एनी बेसेंट थी। गदर आंदोलन की शुरुआत में सबसे पहले महत्वपूर्ण कारण कौन था? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, करतार सिंह सराभा या कामागाटा मारू घटना, या लाला हरदयाल लाल की गिरफ्तारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ, गदर आंदोलन की शुरुआत की सबसे पहली कड़ी थी। प्राचीन भारत की जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से राज्यों में से किस स्थान के नाम से जानी जाती है? तो जोरवे संस्कृति राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो जोरवे जो संस्कृति है वो महाराष्ट्र, ठीक है, के नाम से जानी जाती है। महाराष्ट्र स्थान है के नाम से नामित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया। निम्नलिखित कारणों पर विचार करना है। उनकी भाषा के बारे में जानकारी नहीं मिलती, अभिलेखों की छोटी लंबाई, या द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति, या उनमें से कोई नहीं। देखो यार, उस टाइम पीरियड में जो भाषा थी, इनमें से देखते हैं। तो कारणों पर विचार करना है जो अभी तक नहीं किया गया, उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया, तो हमें उनकी भाषा की जानकारी नहीं मिलती। ये बात सही है। अभिलेखों की छोटी लंबाई है और द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति है। तो इसका सही आंसर एक तीन, दोनों तीनों ही सही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह किस उपनिषद से आया गया है? मुंडक, ब्रह्मदारक या छंदोग्य उपनिषद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या क्या होगा? तमसो मां ज्योतिर्गमय। ठीक है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलो, यह है ब्रह्मदारक के। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? मूर्त साक्ष्य और अमूर्त साक्ष्य। ठीक है, तो मूर्त साक्ष्य माना जाता है किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? अग्निमित्र, सुज्येष्ठ, पुण्यमित्र या देवभूमि। तो पुष्यमित्र के बाद बने थे अग्निमित्र शासन, वो संभाला था। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? मौर्य कला, गुप्त कला, कुषाण या राजपूत यंग। तो बाघ की गुफा, ठीक है, ये मिलता है गुप्त युग से। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलूक वंश का था? मामलूक मतलब गुलाम वंश का। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, बलबन या मोहम्मद गौरी। गौरी, बलबन, इब्राहिम लोदी या अलाउद्दीन खिलजी। तो मामलूक वंश का कौन था? तो बताइए, इस प्रश्न का भी आंसर आपको पता ही है, बलबन थे। दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कौन था? तो गुरिल्ला नीति के प्रणेता शिवाजी या शाहजी भोसले, मलिक अंबर या मालोजी भोसले। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। मलिक अंबर दक्कन के क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति के प्रणेता, ठीक है, कौन थे? मलिक अंबर। सर्वप्रथम इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था, लेकिन जो प्रणेता थे वो मलिक अंबर थे और यूज किया शिवाजी ने। किसके विरुद्ध में? औरंगजेब के विरुद्ध में, मुगलों के विरुद्ध में कह सकते हो आप। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी घोषित किया? सिकंदर शानी। ठीक है, अब इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपको पता है। सिकंदर शानी के नाम से कैसे जाने जाते हैं? ठीक है, सिकंदर सानी को अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना जाता है, सिकंदर शानी। रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, जो ब्रिटिश के कुछ भागों से शुरू की गई थी। कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित करने की दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी।
यह मूल रूप से, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो ब्रिटिश के कुछ भागों में शुरू की गई थी। किसी भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्रित, यानी ऐसे भूमि जो जिस पर किसान खेती करते हैं, ठीक है, दो मुख्य प्रणालियों में से एक थी राजस्व टैक्स वसूलने के लिए, ठीक है। ये कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी शेरशाह सूरी के टाइम पीरियड से, ठीक है। पाषाण युग में माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब होता है छोटे वाले औजार, निम्न में से किस युग से समानता पाए गए थे? पुरा पाषाण से। तो इसका बिल्कुल सही आंसर यही होगा, या मध्य पाषाण, तो मध्य पाषाण से, ठीक है। सूफी संत के चिरागे देहलवी के नाम से जाने जाते हैं। सूफी निजामुद्दीन औलिया, या कौन थे? शेख नसरुद्दीन महमूद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या में से कोई नहीं, ठीक है। तो चिरागे देहलवी थे शेख नासिरुद्दीन महमूद। तो शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग देहलवी बोला जाता था। ये निजामुद्दीन औलिया के इन्होंने तौहीद मजूदी वजूदी की रचना की थी। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो कि कहाँ की थी? अजमेर में, ठीक है। तो आज का ये प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।